हेलो एवरीवन, आज है 29 जून 2025। तो आज की हमारी द हिंदू की न्यूज़ रहेंगी। सबसे पहले कि भारत जो राज्य है एक बिहार, तो वो भारत का पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर ई वोटिंग ऐप के ज़रिए वोटिंग की गई है। उसके बारे में देखेंगे। दूसरा है हमारा जो भारत ने बांग्लादेश के साथ कुछ संबंध बंद कर दिए हैं, तो उसको हम देखेंगे क्या क्या हो रहा है। बिहार बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू वोट यूजिंग मोबाइल ऐप, मतलब कि मोबाइल ऐप यूज़ करके बिहार जो है पहला राज्य बना है भारत का। बिहार भारत का पहला राज्य है जहां पर मोबाइल ऐप के माध्यम से वोटिंग की सुविधा शुरू हो गई है। ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। 28 जून 2025 को बिहार के जो नगर पालिका के आम और उपचुनाव हुए हैं, तो बिहार में नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, आम और उपचुनाव, तो उनमें इनको यूज़ किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य क्या है? मतदाताओं को सुविधा प्रदान करना जो कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। कई बुज़ुर्ग होते हैं, कोई बीमार होते हैं या कुछ भी, उनको मतलब कि वोटिंग उनका जो वोटिंग का अधिकार है वो उनसे छीन ना जाए, या किसी तरीके से मतलब जो वोट नहीं कर पाते उनके लिए ये ऐप शुरू किया गया, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति भी आ सकते हैं, महिलाएं, गर्भवती जो हैं वो भी, और गंभीर रूप से जो बीमार होते हैं या प्रवासी मजदूर होते हैं, जो मतलब कि बिहार के कई ऐसे आपने देखे होंगे मजदूर जो बिहार का एरिया छोड़कर बाकी स्टेट्स में जाते हैं, जैसे कि पंजाब, यूपी या कहीं और पर, है ना, जो प्रवासी मजदूर होते हैं। तो वो ऐसे तो है नहीं कि अब एक दिन के लिए वो वापस जाएंगे, तो वो ऐप के ज़रिए अपने जो वोट डाल सकते हैं। तो जो उपचुनाव हुए 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं में ये चुनाव किए गए हैं और 70% ई वोटिंग का उपयोग किया गया है, जो कि पारंपरिक बूथ वोटिंग से ज़्यादा हुआ है। मतलब पहले 54% वोटिंग होती थी, लेकिन इस पर 70% वोटिंग की गई है। तो इट मीन्स इसका फ़ायदा बहुत हो रहा है। तो इसके जो पहले वोटर कौन बने हैं, अगर महिलाओं की हम बात करें, नगर पंचायत की जो निवासी है विभा कुमारी, वो देश की पहली ई वोटर बनी है, और मुन्ना कुमार पहले पुरुष ई वोटर बने हैं। महिला जो है विभा कुमारी और पुरुष है मुन्ना कुमार। इस प्रणाली के लिए 51,157 मतदाताओं ने पंजीकरण कराया था, मतलब कि रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसमें बक्सर का जो एरिया है वहाँ सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ था। और ये विशेष रूप से प्रवासी बिहारियों के लिए एक वरदान है, जो कि एक दिन के लिए वोट डालने के लिए वापस अपनी स्टेट में, अपने एरिया में नहीं जा सकते, तो वो जहाँ भी रहते हैं वहीं पर अपना वोट डाल सकते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो दुबई, कतर जैसे शहरों में रहते हैं, और उन्होंने भी इस ऐप के जरिए वोटिंग की है। इसके बाद अब देखते हैं ई वोटिंग सुरक्षा की तकनीक कैसी है। सबसे पहले ये एक ब्लॉकचेन टेक्निक है, मतलब मतदान का पूरा डेटा ब्लॉकचेन पर इकट्ठा होता है, जो कि इसे अपरिवर्तनीय, मतलब इसको दोबारा बदल नहीं सकते, और पारदर्शी बनाता है। हर एक वोट एक अद्वितीय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ रिकॉर्ड होता रहता है, जिससे डेटा में कोई भी हेरफेर करनी असंभव होती है। ये तकनीक मतदाता की प्राइवेसी और अखंडता को सुनिश्चित करता है, मतलब कि प्राइवेसी का ध्यान भी रखा जाता है। इसमें फेस रिकॉग्निशन होता है और लाइव फेस स्कैन होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई और किसी का वोट डाल रहा है, जिस व्यक्ति का वोट है वो ही डालेगा। उसकी पहचान को वेरीफाई करने के लिए फेस रिकॉग्निशन फेस को स्कैन करेगा। लाइव फेस स्कैन होगा इसमें कि मतदान के समय वास्तविक व्यक्ति है या फिर कोई और व्यक्ति उसकी जगह पर। इससे क्या होगा, धोखाधड़ी या कोई ऐसे होते हैं व्यक्ति किसी और की जगह पर कोई और वोट देने चल जाता है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मतलब एक अच्छी पहल की गई है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होगा इसमें। आधार कार्ड से जो बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाएगा, मतदाता की पहचान को वेरीफाई करेगा। एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। मतदाता प्रक्रिया जब होगी, मतलब प्रोसीजर जब होगा, मतलब वोटिंग जब की जाएगी, उसी दौरान डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित किया जाएगा, और मजबूत एनक्रिप्शन का उपयोग होता है, जिसमें क्या होता है कि डाटा हैकिंग या कोई भी उसको चोरी ना कर ले किसी के डाटा को, तो उससे क्या होगा, सुरक्षित रहता है। डिजिटल सिग्नेचर होते हैं इसमें, और टाइम स्टैम्प लगती है। जो भी वोट डालना चाहता है, प्रत्येक वोट को डिजिटल सिग्नेचर टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि मतदान की प्रामाणिकता, समयबद्धता को सुनिश्चित करता है। मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन, मतदाता को ऐप में लॉगिन करने के लिए मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि OTP, पासवर्ड, बायोमेट्रिक, इसकी ज़रूरत होती है, जिससे अनधिकृत पहुंच को भी रोका जा सकता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड ऑडिट ट्रेल किया जाएगा इसमें।
सिस्टम में रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा की गई है। मतदाता प्रक्रिया की जो कि निगरानी रखता है, मतलब जो भी उस समय वोटिंग प्रोसेस चल रहा है, वोटिंग प्रोसीजर चल रहा है, तो उसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी निगरानी रखी जाएगी। एक डिजिटल ऑडिट ट्रायल भी बनाया गया है जिससे मतदाता की प्रक्रिया की जो जांच है उसको भी किया जा सकता है कि कहीं मतलब इसमें कोई हेर फेर या धोखाधड़ी ना हुई हो। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया इम्पोजेज लैंड सी पोर्ट कर्ब्स ऑन जूट फ्रॉम बांग्लादेश। मतलब कि बांग्लादेश से जो जूट का हमारा आयात होता था वो लैंड और सी पोर्ट के माध्यम से बंद कर दिया गया है। जूट और उससे जुड़े जो भी फाइबर उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स, उनके आयात पर प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध सभी भूमि और समुद्री बंदरगाहों पर लगाया गया, सिवाय महाराष्ट्र के नहावा शेवा बंदरगाह के, जहां से आयात की अनुमति है। यह निर्णय 27 जून 2025 को लिया गया था और मतलब अब ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ धीरे धीरे संबंध, मतलब जो भी ट्रेड है, व्यापार है, वो बंद कर दिए जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि उनके तनाव और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। पहले तो बांग्लादेश जो है, आप उसकी लोकेशन देखिए, यहाँ पर है। ये बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि ये बांग्लादेश भी भारत का ये एक पार्ट था, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने बांग्लादेश को अलग कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे इसके तनाव बढ़ते गए क्योंकि इसको मुस्लिम बहुल संख्यक कंट्री बना दिया गया था। हालांकि वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम नहीं है, और भी जो धर्म के लोग रहते हैं। तो अभी क्या किया है कि बांग्लादेश ने चाइना के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। उनको अपने यहाँ एयरबेस बनाने की अनुमति दे दी है, जो कि भारत के बिल्कुल यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल नज़दीक है। तो इससे क्या है कि भारत को कुछ आपत्ति भी हो रही है कि कल को चाइना बांग्लादेश में आकर बैठ सकता है। एक तरफ तो पाकिस्तान में है, उधर श्रीलंका में भी है, यहाँ बांग्लादेश में, इधर म्यांमार में भी फैल चुका है, और ऊपर तो है ही, है ना। तो इसी तरह भारत को चारों तरफ से घेरने की ये नीति बनाई जा रही चाइना के द्वारा। तो इसी के चलते जो भारत के बांग्लादेश के साथ संबंध चल रहे थे वो थोड़े तनावपूर्ण थे। अब उन्होंने वहाँ का जो जूट और जो फाइबर प्रोडक्ट्स वहाँ से आते थे बांग्लादेश से, तो उन पर प्रतिबंध लगाया है। तो अब इससे और थोड़े तनाव देखे जा सकते हैं। इसके प्रमुख कारण क्या है? अनुचित व्यापार प्रथाएं चल रही थी, मतलब बांग्लादेशी जूट निर्यात जो करते थे उनके द्वारा गलत लेबलिंग की जा रही थी। मतलब ड्यूटी जो टैक्स होता है उससे बचने के लिए तकनीकी छूट का दुरुपयोग किया जा रहा, सब्सिडी के लिए गलत घोषणाएं जैसी प्रथाएं शुरू की जा रही थी। मतलब ऐसे कदम उठाए जा रहे थे जो कि अनुचित थे। तो इसी वजह से भारत ने बंद कर दिया व्यापार। भारतीय जूट उद्योग की सुरक्षा, मतलब बांग्लादेश से सस्ता सब्सिडी वाले उत्पाद की जो डंपिंग होती थी उससे भारत में जो जूट उद्योग था वो मतलब प्रभावित हो रहा था, जो किसानों और मिलों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो इसी वजह से अपने घरेलू जूट उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ जूट के जो भी ट्रेड है वो बंद कर दिया। ये द्विपक्षीय तनाव भी था। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक तनाव देखे जा रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं, उनकी सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉक्ड, मतलब ऐसा बताया कि लैंड लॉक्ड है, कि हमने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो इस बयान ने मतलब इस निर्णय को भी प्रभावित किया है कि कहीं बांग्लादेश भी हमारे भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है चाइना के साथ मिलकर। अब इसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे? जूट, फाइबर, यौन, बुने हुए कपड़े और जो संबंधित उत्पाद उन सभी पर लागू होगा। भारतीय जूट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लाखों किसानों, श्रमिकों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश के लिए आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं क्योंकि भारत जो प्रमुख जूट का निर्यात बाजार था, मतलब प्रमुख बाजार था एक। 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश से 1.8 अरब डॉलर का जो सामान था वो आयात किया था, लेकिन अब भारत ने बंद कर दिया। तो वहाँ की जो आर्थिक चुनौतियाँ वो बढ़ रही हैं। नेपाल, भूटान को बांग्लादेश से होने वाले जो भी ट्रांजिट व्यापार पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मतलब कि बांग्लादेश से जो भी नेपाल, भूटान का व्यापार चल रहा है उन पर इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। अब देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख व्यापार समझौते कौन कौन से हैं, एक नज़र उस पर हम डाल लेते हैं। सबसे पहले है साफ्टा। साफ्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, इसका फुल फॉर्म है। इसके तहत भारत बांग्लादेश के बीच कई वस्तुओं पर जो व्यापार था शुल्क मुक्त व्यापार होता था, मतलब बिना किसी टैक्स के। जैसे कि बांग्लादेश के जो जूट उत्पाद और कपड़ा था जहाँ पर सब्सिडी भी दी जाती थी, मतलब बिना किसी टैक्स के ही यहाँ ये उत्पाद
हो रहा था साफ्टा के ज़रिए। द्विपक्षीय समझौते हो रखे थे भारत बांग्लादेश के बीच। दोनों देशों ने सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुविधा, बंदरगाह पहुंच जैसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हालांकि अभी बांग्लादेश का रुख चाइना की तरफ ज़्यादा है। तीसरा, सीमा हाट। भारत और बांग्लादेश से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीमा पर बाजार, हाट मतलब कि बाजार स्थापित किए गए हैं जो कि सीमावर्ती समुदायों को लाभ पहुंचाते हैं। तो जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर कुछ ऐसे बाज़ार लगाए जाते हैं जो कि लोग मतलब बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है, उनको काफ़ी फ़ायदा होता है जो समुदाय बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं। अब देखिए सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। तो सबसे पहले तो कनेक्टिविटी है। भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। हालांकि अभी जो वहाँ पर और एक जो कनेक्टिविटी चलाए मतलब शुरू करने का जो कार्य चल रहा था उसको बंद कर दिया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच रेल, सड़क और जल मार्ग तीनों ही कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोलकाता ढाका रेल लिंक और मोंगला चट्टोग्राम बंदरगाहों का उपयोग, हालांकि इनका जो कार्य है उसको बंद कर दिया गया है। ऊर्जा व्यापार का जो मतलब इनके साथ ट्रेड चल रहा था। भारत बांग्लादेश को बिजली निर्यात करता है और दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा में इसको मतलब एक दूसरे का सहयोग बढ़ा रहे हैं। जो बिजली है भारत के द्वारा बांग्लादेश को दी जाती है और नवीकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल सोर्सेज होती है, एनर्जी होती है, उसका सहयोग बढ़ता जा रहा है। निवेश, भारतीय कंपनियां जैसे कि अडानी समूह है और बांग्लादेश में बिजली बुनियादी ढांचे में काफ़ी निवेश कर रही हैं। अब देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध हैं, ये ट्रेड जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है 2023 में 23 से लेकर 24 तक जो है 9.4 से 9.6 हो चुका है। तो इंडिया का एक्सपोर्ट कितना किया गया है 11.3 से 11.5 तक। और अगर इसमें हम देखें इम्पोर्टेंट मतलब कौन कौन सी वस्तुएं बांग्लादेश से इंपोर्ट की जाती हैं। सबसे पहले लेदर गुड्स, फुटवियर किए जाते हैं, एनिमल या वेज ऑयल होता है यहाँ पर, अदर मेडअप्स होते हैं और टेक्सटाइल फाइबर जो भी होता है, ठीक है, अपैरल होते हैं। तो ये सभी इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इसमें अभी जो जूट है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये जो इंडिया और बांग्लादेश के जब हम संबंध देखते हैं तो इनके संबंध अब हमें बिगड़ते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि जो मतलब चाइना है वो भारत को अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति के ज़रिए चारों तरफ घेरने की नीति बना रहा है। इसी वजह से वो अपने एयरबेस भारत के पड़ोसी देशों में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और उसको एक अच्छा मतलब मौका भी मिल रहा है। तो अब भारत जो है बांग्लादेश के साथ अपने संबंध ख़त्म किए जा रहा है। हालांकि इसमें मतलब चुनौतियां तो देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे क्या है कि उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध अच्छे बने रहे। क्योंकि अगर पड़ोसी देशों के साथ ही हमारी दुश्मनी हो गई तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको अच्छा मौका मिल सकता है भारत के साथ मतलब कि कोई भी किसी भी तरह का मतलब युद्ध छेड़ने का या कोई भी उन्हें मौका मिल सकता है। तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़, बस इतनी ही थी जो कि मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।